तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है आज बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो शुभ समाचार आप लोग के लिए लाए हैं। जो रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और उसके उपलक्ष्य में जो है ना, आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। जो सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन हम लोग बोले थे कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। आज हम उससे आगे की ओर चलेंगे। तो आज रक्षाबंधन है, तो उसके लिए एक हम लाइन बोलना चाहेंगे कि कच्ची धागों से बनी पक्की डोर है राखी, कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, हर भाई के लिए बहन का प्यार अनमोल है राखी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जो है आज हम ये जानते हैं आप लोग की इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है अपने दोस्तों के साथ और आप सभी लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है तैयार रहिए। कल हम जो है 154 नंबर क्वेश्चन तक किए थे ना, आज हम चलेंगे सिविक्स की ओर। तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि चलिए तो आज हम चलते हैं सिविक्स की ओर, चलते हैं सिविक्स की ओर। सिविक्स में जो यानी नागरिक शास्त्र में से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग जो है ना तैयार रहिए जल्दी जल्दी फटाफट। 155 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने के लिए तैयार हैं? जल्दी से बताइए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग सभी अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एक बार कमेंट कीजिए। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए तो जल्दी जल्दी में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कमेंट करिए सभी विद्यार्थीगण। तैयार हैं आप लोग? चलिए तो अब शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आप लोग सभी ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए 155 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लोकतंत्र में देखने को क्या मिलता है। लोकतंत्र में देखने को क्या मिलता है? टकरावों और विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना, जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं कि लोकतंत्र में जो है ना धार्मिक आधारों पर लोगों में क्या होता है, विभेद पैदा करते हैं। यानी जो राजनीति में जुड़े हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ा देते हैं और अपना राजनीति कर लेते हैं। तो लोकतंत्र में अभी देखने को क्या मिल रहा है कि धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, यानी मतभेद पैदा करना ना। चलिए तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यानी सामाजिक विभाजन को संभालने में जो है ना, इसमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो देखिए है क्या, पहला ऑप्शन देखते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ये तो वाक्य सही है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण जो होता ना, समाज की विभाजन लोग करवा देते हैं, राजनीति के नाम पर लड़ाते हैं और समाज का बंटवारा कर देते हैं कि यादव है, ये हमारा यादव देगा, आरजेडी को वोट देगा। बिहार में ऐसा ही ना होता है। जो ब्राह्मण है
वो कहता है बीजेपी को वोट देगा। कुशवाहा है, वो किसको वोट देगा? नीतीश जी को वोट देगा। इस आधार पर सब अपने आप में जातिवाद में बांट देते हैं। ये तो सही है। दूसरा क्या है? लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना क्या है? संभव है। ये भी वाक्य सही है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कि लोकतंत्र में जितने भी समुदाय के लोग होते हैं शांतिपूर्ण ढंग से अपनी प्रस्ताव को रख सकते हैं। जैसे अभी आप लोग देखते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो सभी विद्यार्थीगण या जो भी विद्यार्थी या जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि अपनी जो है ना शांतिपूर्ण बात को जो है ना अपनी ओर रख रहे हैं, शांतिपूर्ण बात को रख रहे हैं। यही चीज न है, तो ये भी क्या है? सही है। तीसरा है लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। नहीं, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? ये गलत है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का अच्छा साधन नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता खुद मालिक है, जनता खुद मालिक होता है। यहाँ पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोई आएगा नहीं। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तभी आप लोग को पता है कि जाति पर विभाजन जो है सबसे ज्यादा अभी कहाँ होता है? अमेरिका में, पाकिस्तान में, भारत में, बेल्जियम में। तो कहिएगा क्या कि भारत छोड़ के तो कहूँ नहीं होता है। तो जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत में है। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत में है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा है? भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन है आपके सामने 1967 ईस्वी, 1969, 1980, 1985। तो भारतीय राजनीति में जो है ना सवर्णों का वर्चस्व जो रहा है 1967 तक रहा है। कितना तक? 1967 तक रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बहुत ही बढ़िया है, आप लोग जवाब देते चलिए। अगला है प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? बताइए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। प्रोटेस्ट संप्रदाय जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, ये जो है ईसाई धर्म के लिए है। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म के लिए है? ईसाई धर्म के लिए है। तो यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए अगला है प्राचीन काल में किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? यानी बउआ सबसे पहले किन लोग को जो है ना शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? किन लोग को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, राज परिवार को, शूद्रों को। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए, प्राचीन काल में किनको जो है ना शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो याद रखिएगा ब्राह्मण को शिक्षा पाने का अधिकार था, क्षत्रिय को भी शिक्षा पाने का अधिकार था, राज परिवार को भी शिक्षा पाने का अधिकार था, और शूद्रों को जो है ना शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी शूद्र को जो है ना शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? यानी निम्न में से कौन ऐसे राजनेता थे जो जातिगत भेदभाव करते थे और जातिगत भेदभाव से जो है ना मुक्त बनाना चाहते थे? जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाना चाहते थे, मुक्त समाज का निर्माण कराना चाहते थे। पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और इनमें से सभी। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसका आंसर बताइए। तो देखिए कौन राजनेता जो थे जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहते थे? वो चाहते थे जातिगत भेदभाव राजनीति में नहीं हो। कौन कौन? तो पेरियार स्वामी भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग जवाब देते चलिए। देखिए अगला प्रश्न है किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? यानी कौन से देश में विभेद कम पाया जाता है? कौन से देश में विभेद कम पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? यानी भेदभाव जो है ना सबसे कम किस देश में पाया जाता है?
रूस में, भारत में, अमेरिका में, दक्षिण कोरिया में। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यानी दक्षिण कोरिया में जो है ना सबसे कम विभेद पाया जाता है, यानी सबसे कम भेदभाव किया जाता है। दक्षिण कोरिया में भेदभाव बहुत ही कम किया जाता है। दक्षिण कोरिया में भेदभाव बहुत ही कम किया जाता है। चलिए अगला है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा सांप्रदायिक जो राजनीति होता है वो धर्म पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? धर्म पर आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? धर्म पर आधारित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगला है संप्रदायवाद संबंधित है किससे? संप्रदायवाद किससे संबंधित है? धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कट्टरता से, धर्मनिरपेक्षता से, या धर्म से संबंधित नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में कि संप्रदायवाद किससे संबंधित है? संप्रदायवाद किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा धार्मिक कट्टरता से। किससे संबंधित है? धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। किससे संबंधित है? धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। चलिए अगला है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? यानी जाति के आधार पर समाज का जो विभाजन लोग करते हैं वो किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, या भारत? तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। 165 नंबर का आंसर क्या होगा? तो आप लोग बतला ही देते हैं कि जाति के आधार पर सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है। तो जानबूझ करते ना, कहिएगा गुरुजी कथी? भारत को छोड़ के जो है ना कहीं नहीं होता है। भारत में जो है ना सबसे ज्यादा जाति विभाजन होता है ना। उधर मोदी जी आएंगे कहेंगे आइए हम गमछा डोलाए हैं ना, चलिए गमछा ना हिलाएंगे और आप लोग उन पर धुक जाइएगा। कहिए हाँ सही कहते हैं मोदी जी, गमछा डोलाने से बिहारी की पहचान होता है, हम मोदी जी को वोट देंगे ना। एगो आएगा कहेगा क्या, यादव लोग सब एकजुट हो जाओ और यादव को वोट करो, तो वो एकदम तैयार है हरियर का गमछा लेकर ना। एगो आएंगे एगो जदयू के टिकट लेकर, कुर्मी कुशवाहा जितने भी हमर है। यही चीज है, भारत में सबसे ज्यादा राजनीति होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में, यानी जाति के आधार पर किसमें? भारत में होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। चलिए तो अगला प्रश्न अब है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यानी धर्म को जो है ना, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यानी धर्म के, तो आप लोग बताइए, जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी? तो हम क्या बोले हैं कि धर्म को जो है ना समुदाय के जो मुख्य आधार मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। सांप्रदायिक कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो अभी तक कमेंट कौन कर रहे हैं? साजन भाई जी ना। सर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कैमरा अच्छा कीजिए जो हम लोग को दिखाई दे। ठीक है बाबू, अब सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा आप जो है ना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मोबाइल को क्वालिटी बढ़ाइए तो तब दिखेगा साजन जी। चलिए तो हम आगे बढ़े अब। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला क्वेश्चन है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिंहली जो है ना किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस? तो देखिए सिंहली जो भाषा है, सिंहली किस देश की भाषा है? श्रीलंका की भाषा है। सिंहली किस देश की भाषा है? श्रीलंका की भाषा है। तो याद हो गया यहाँ तक। चलिए अगला है, संप्रदाय का संबंध किससे है? तो अभी तुरंत बतलाए थे, जल्दी से बताइए संप्रदाय का संबंध किससे है? सिख से, ईसाई से, जैन से और बौद्ध से। तो अभी हम आप लोग से क्वेश्चन एक किए थे, प्रोटेस्ट ना, प्रोटेस्ट जो है ना किससे संबंधित था? ईसाई से। और संप्रदाय का संबंध किससे है? तो संप्रदाय का संबंध सिख से है। ईसाई का है कथी? प्रोटेस्ट।
प्रोटेस्ट, ये जो है ना किससे संबंधित है? ईसाई से। और संप्रदाय का संबंध किससे है? सिख से है। किससे है? सिख से है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें सामाजिक विभाजन का अधिकार देखने को नहीं मिलता है? निम्न में से किसमें सामाजिक विभाजन का अधिकार देखने को नहीं मिलता है? संप्रदायवाद में, भाषावाद में, क्षेत्रीयतावाद में, नक्सलवाद में। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए, किसमें सामाजिक विभाजन का अधिकार देखने को नहीं मिलता है? तो देखिए, संप्रदायवाद में जो है ना सामाजिक विभाजन होता है धर्म के नाम पर। भाषावाद, ये तो सब विभाजन की बात हो ही रहा है कि भाषा के आधार पर बांटना, भाषा के आधार पर बांटना। क्षेत्रीयतावाद यानी क्षेत्र के आधार पर बांटना, कभी किसी गांव में 2 गांव में आपस में लड़ा दिया जाता है ना, क्षेत्रीयतावाद ठीक है। ये नक्सलवाद जो है ना ये नहीं होगा ना। तो सामाजिक विभाजन का अधिकार देखने को किस में नहीं मिलता है? नक्सलवाद में। यानी जो नक्सली लोग होते हैं वो विभाजन नहीं देखते हैं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये जाति है, वो जाति है, वो नहीं देखता है, सीधे ठोक देता है नक्सलवादी में ना। तो नक्सलवादी जो है ना विभाजन उभाजन नहीं देखता है, तो नक्सलवाद जो है सामाजिक विभाजन नहीं होता है। चलिए, निम्नलिखित में किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किसने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं रख सकते हैं? धर्म को अलग, राजनीति से अलग नहीं रख सकते हैं, किसने कहा था? 163 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या था बाबू 163 नंबर क्वेश्चन में? चलिए देखते हैं 163 नंबर क्वेश्चन ना, 163 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? तो देखिए, सांप्रदायिक राजनीति जो होता है ना धर्म पर आधारित होता है। सांप्रदायिक यानी किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानना क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानना क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। इसलिए सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? धर्म पर आधारित होता है। क्या आप समझ चुके हैं? समझ में आ गया राघव जी? चलिए, तो सांप्रदायिक राजनीति का मतलब आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी हम किस नंबर पर, कितना क्वेश्चन पर थे? तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 170 नंबर क्वेश्चन पर थे ना। किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करते हैं? तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं करते हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी बोले थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते ना। चलिए, बहुत ही बेहतर है, आप लोग ऐसे ही पूछते रहिए क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप निधड़क पूछिए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। ज्यादा कहिएगा तो पूरे कहानी के तौर पर बतला देंगे, हर चीज दिमाग में फिट कराएंगे, ठीक ना। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े तो रहिए। देखिए 171 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। तो जल्दी से बताइए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई भी जो है धर्म के मानने वाले लोग वहां रह सकते हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग वहां रह सकते हैं। तो पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल, बताइए धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा नहीं है? तो ये नहीं बोलिएगा बउआ पाकिस्तान जो है ना धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ये ज्यादातर मुस्लिम का साथ देता है। सिर्फ मुस्लिम देश है पाकिस्तान, एक ही धर्म रहता है उसमें, बहुत ही कम संख्या में हिंदू है, वो गलती से रह रहा है तो वो बहुत टॉर्चर करता है, समझ रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। भारत में सभी धर्म के मानने वाले लोग रह सकते हैं, अमेरिका में सभी धर्म के मानने वाले लोग रह सकते हैं, नेपाल में सभी धर्म के मानने वाले लोग रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान चट्टा नहीं रहने देता है। ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। तो चलिए बहुत ही अच्छा है, हाँ तो चलिए बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे की ओर बढ़ें। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है।
धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? बोलिए। दूसरा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी होता है। किसी धार्मिक समुदाय से सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी होता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार होता है। तो ये जो है ना, सभी लोगों को धर्म मानने की क्या करता है? आजादी देता है, कि कोई भी लोग जो है ना किसी भी धर्म को मान सकते हैं ना। आप अभी हिंदू हैं, अगर आपको मन है, इच्छा है क्या मुस्लिम समुदाय में जाना, तो जा सकते हैं। किसी को इच्छा होगा बौद्ध में जाना, तो जा सकते हैं। किसी की इच्छा होगा सिख बनना, तो बन सकते हैं। ये मना नहीं करता है, कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ तक समझ में आ चुका है? तो चलिए, केशव कुमार बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो अगर आप लोग जो है ना को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कल भाई बहन का पर्व भी है, आप जानते भी हैं कल भाई बहन का पर्व भी है। इसी खुशी में इस चैनल को कम से कम एक सब्सक्राइब बटन आप लोग दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए, कल राखी बंधन है ना, इसके लिए एक जो है ना शायरी बोल देते हैं क्या, कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वे चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसी बात पर हम भी आपके एक भाई की तरह हैं, और आप लोग भाई को सपोर्ट जरूर करिए। एक सब्सक्राइब दे दीजिए, एक सब्सक्राइब दे दीजिए। चलिए, तो मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप लोग निधड़क पूछिएगा, हम हर क्वेश्चन को जो है ना डिटेल्स में बतलाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत ही अच्छा है। हाँ, राघव कुमार को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। भाई जो है मेरे प्यारे भाई बन गए हैं आज, क्योंकि सब्सक्राइब चैनल को कर लिए हैं। राघव जी, आपके लिए दिल से शुक्रिया है। चलिए बाबू, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए, तो अब हम शुरुआत करें अगला क्वेश्चन का। 173 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो हम क्या बोले, सांप्रदायिक राजनीति जो होता है एक धर्म को जो है ना श्रेष्ठ बतलाता है, यानी वो चाहता है कि हमारा धर्म क्या श्रेष्ठ है, सबसे बड़का धर्म हमार है। सांप्रदायिक लोग बतलते हैं, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक किसने? सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित है, एक धर्म दूसरे धर्म पर श्रेष्ठ है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन हम आप लोग के लिए और मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग ऐसा ही मन लगा के पढ़िए। तो आज हम आप लोग को दिल से आशीर्वाद भी देते हैं कि आप जो है ना बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बेहतर नंबर लाइएगा। आज जितने भी मेरे विद्यार्थी जी जुड़े हैं सब बेहतर नंबर लाइएगा। आज हम गणेश जी से आशीर्वाद लेकर तुम लोग को देते हैं थोड़ा ना। तो चलिए, बोलिए, भारत राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है भारत? धार्मिक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, विकसित है, सांप्रदायिक है। तो देखिए, भारत जो एक देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्म के मानने वाले लोग रह सकते हैं, भारत में सभी धर्म के मानने वाले लोग रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चलिए, तो याद हो गया मेरे बउआ लोग? हाँ, हो गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बोलिए तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65, 67। तो देखिए 16वीं लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 61 थी। कितनी? 61 थी। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 61। तो आप लोग को याद हो गया यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? आप लोग कमेंट करते रहिए। बहुत ही अच्छा है। निखिल जी, आपका भी हम नाम ले रहे हैं। चलिए, तो आप लोग सभी विद्यार्थी जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, कल राखी का पर्व भी है ना, तो आप लोग अपने बहन को जो है ना अच्छा आशीर्वाद भी दीजिएगा, अपने दीदी लोग से आशीर्वाद भी लीजिएगा। क्या? तो बहुत ही अच्छा लगा आज। इसके लिए एक और चीज बोलते हैं कि कच्ची धागों से बनी पक्की डोर है राखी। कच्ची धागों से बनी पक्की डोर है राखी, हर भाई के लिए बहन का प्यार अनमोल है राखी। झगड़ना, मनाना और फिर प्यार जताना, झगड़ना, मनाना और फिर प्यार जताना, इसी खट्टी मीठी याद का नाम है राखी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसा लगा आप लोग को? जल्दी से बताइए तो। चलिए, बहन का प्यार अटूट प्यार होता है ना। बहन का प्यार जो है ना हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो आप लोग जो है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 177 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव जाति में आधी आबादी किसका है? मानव जाति में आधी आबादी किसका है? पुरुषों की, महिलाओं की, युवाओं की, इनमें से कोई नहीं। तो मानव जाति में जो आधी आबादी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, याद रखिएगा वो महिलाओं की है। किसकी है? महिलाओं की है। मानव जाति में आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की है। अगला है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है? भारत में जो है ना पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है? 80.1%, 80.115, 80.121, 80.94। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? तो 80.94% है। कितना है? 80.94% है पुरुषों की साक्षरता दर है। अगला है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि इंग्लैंड में जो है ना महिलाओं को भी जो है ना वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले इंग्लैंड में मिला था। कब मिला था? 1918 ईस्वी में। कब मिला था? 1918 ईस्वी में मिला था। चलिए, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? यानी भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 50%, 64%, 90%, 20%। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो याद रखिएगा 64% है। और पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? तो 80.94% है। ये क्या है? पुरुषों की साक्षरता दर है 80.94% और महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 64% है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ से कन्फ्यूजन दूर होगा, हो गया ना। चलिए, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना था? यानी भारत की 16वीं जो लोकसभा हुई थी, चुनाव हुई थी, उसमें महिलाओं की संख्या जो है ना कितना प्रतिशत था? महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? 50 से ऊपर, 20%, 33%, 11.93%। तो याद रखिएगा भारत में जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की जो प्रतिशतता थी वही 11.93% था। कितना था? 11.93% था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम आगे की ओर बढ़ें। हाँ, बढ़ते हैं। महिला आरक्षण विधेयक किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक किससे संबंधित है? महिलाओं की शिक्षा से, महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने से, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए, महिला आरक्षण विधेयक
महिला आरक्षण विधेयक किससे संबंधित है? तो देखिए अभी पेश भी हो रहा होगा, एक बिल भी पेश हो रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक जो है ना किस पर है? तो महिला आरक्षण विधेयक जो है किस पर है? तो महिलाओं की शिक्षा से, महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने से, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो याद रखिएगा महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से है, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से महिला आरक्षण मिलता है ना। चलिए बहुत ही बेहतर लगा आप लोग का प्यार। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन मतलब लिंग के आधार पर विभाजन करना, लिंग के आधार पर विभाजन करना। लिंग मतलब क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक होता है नपुंसक लिंग भी, तो यहाँ पर उसका बात चर्चा नहीं होगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात किया जाए तो क्या लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है? समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना करना नहीं। लैंगिक विभाजन सिर्फ स्त्रियों का गणना करना है? नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात, जल्दी से बताइए, ये भी नहीं होगा। स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात भी नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ये भी चीज नहीं है। समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, हाँ ये है। लैंगिक विभाजन की बात करता है, लैंगिक विभाजन की बात करता है कि समाज में जो है ना स्त्री और पुरुषों को जो है ना अलग अलग भूमिकाएं, उनके साथ अलग अलग जो है ना व्यवहार किया जाता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि स्त्री को जो है ना घर में रहना है, पुरुष हमारे बेटवा सब बाहर जाएगा, घूमे ले, बदमाशी करेगा, सिगरेट पिएगा ना, लेकिन बेटिया लोग नहीं, मान मर्यादा में रहेगी। लड़की लोग को अभी भी पूरा छूट नहीं है। लड़का लोग से भी कहते हैं आप लोग सिगरेट धूम्रपान उम्रपान नहीं कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। हर क्षेत्र में अब लड़की भी आगे बढ़ रही है, आप लोग पीछे पड़ रहे हैं, तो आप लोग भी आगे बढ़िए ना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप लोग जो है ना बहुत ही डर लग रहा है कि पास होंगे कि नहीं। बाबू डरना नहीं है, हम आज 100% बोलते हैं कि आप पास होइएगा, बस आप रेगुलर मेहनत करिए। रेगुलर मेहनत मांगता है बाबू, ठीक ना, रेगुलर मेहनत करिएगा जरूर पास होइएगा राघव जी, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहिए। केशव कुमार बहुत ही अच्छा लगा ना, तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ना। चलिए तो अब फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग को डरना नहीं है, एग्जाम उग्जाम कुछ नहीं है। अरे जाएंगे एकदम जैसे बदमाशी नहीं करते हो घर में, वैसे ही घुस जाना एग्जाम हॉल में, लग रहा है वैसा ही होना चाहिए। डरना नहीं है, डरिएगा तो फिर दिक्कत है, सब कुछ भूल जाइएगा ना। डरना नहीं है, निधड़क जाना है, अभी बहुत समय है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हर विषय में एक एक नंबर दिलवाएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। चलिए चलिए तो अब हम आगे की ओर बढ़े। 184 नंबर क्वेश्चन की कहता है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे। महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले किस राष्ट्र में दी गई थी? महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले किस देश में दिया गया था? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में? तो ब्रिटेन में दिया गया था, बतलाए थे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि 1918 ईस्वी में ना। तो कब है? कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? 40, 16, 50, 20? जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए। 185। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? तो 40% है। कितना है? 40% है। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? 40% है। चलिए 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 61, 78, 65, 74? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 17वीं लोकसभा में 186 नंबर का आंसर। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? यानी 16वीं में बतलाए थे 61 था ना, तो 17वीं में कितना है? 17वीं में 78 है। 17वीं में कितना है? 78 है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना था? 78। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी?
यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए। 563, 540, 570, 520। तो क्या होगा? यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय जो थी ना 563 देशी रियासतें थी। कितना? 563 देशी रियासतें थी। 563। याद हो गया। अगला है पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? यानी पंचायत राज प्रणाली की जो शुरुआत हुआ था किनके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, वो राजस्थान के किस जगह से शुरुआत हुआ था? राजस्थान के किस जगह से शुरुआत हुआ था? नागौर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर। याद रखिएगा, नागौर से। कहाँ से हुआ था? नागौर से हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायत राज अधिनियम जो स्टार्ट किए थे, कहाँ से? नागौर से स्टार्ट किए थे। बहुत ही बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता नहीं है। वीडियो नहीं चल रहा है ना, टेक्निकल इश्यू आ गया है। रुके रहिए, बस कुछ ही सेकेंडों में चल जाएगा। आवाज आ रहा है आप लोग के सामने? क्या आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? बोलिए तो। चेक कर रहे हैं कहाँ से दिक्कत हो रहा है। साउंड आ रहा है ना? चलिए देखिए, वीडियो क्वालिटी भी आएगा, बस थोड़ा देर आप लोग इंतजार कीजिए।